गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल द एस्पिरेंट चैनल। और लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है इकोनॉमिक्स की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है, और कैसे बैंक जो होती हैं जब वो पैसा लेती हैं किसी डिपॉजिटर से तो उससे उनको जब इंटरेस्ट देती हैं तो उस इंटरेस्ट को देने के लिए वो पैसे कमाती कैसे है, या फिर जब वो किसी इंसान बोरोवर्स को पैसा देती हैं तो उस केस में वो पैसा किस रेट में फिक्स करे वो डिसाइड कैसे करती है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि जनरली क्या होता है, जब आप बैंक जाते हो तो जो सेविंग रेट होता है, जिस रेट पे आपको डिपॉजिट करना होता है और जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो जनरली कम होता है किसके मुकाबले जो आप लोन लेने जाओगे। जैसे मान लो कि आपको एक लोन लेना है हो घर बनाने के लिए, तो जो होम लोन होगा वो 15% के आसपास होगा। लेकिन उसी बैंक में अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करने जाते हो ना, तो वहां पे आपको लगभग 5 से 6% के पास इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का जो पूरा सिनारियो है कि ये सेविंग रेट कम है, लोन जो है ज्यादा है, और कितना होगा क्या होगा वो कैसे डिसाइड करते हैं, इसी को आज हम लोग पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं पूरे इस बैंक के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे मैकेनिज्म को कि बैंक अपने रेट को कैसे डिसाइड करता है। राइट, चलो ओके। पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक बैंक है, उसको 1 लाख का डिपॉजिट मिल रहा है, 8% इंटरेस्ट रेट पे वो उसको दे रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो आपको 8% इंटरेस्ट रेट देना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको आपने अगर पैसा रखा है, डिपॉजिट किया है, तो उसमें आपको ऑपरेशनल कॉस्ट कुछ नहीं आएगा, सब चीज आएगा। तो उस हिसाब से आपने जोड़ उड़ के उसको बोला कि हम आपको 8% इंटरेस्ट रेट देंगे। ठीक है, यानी कि अगर बैंकों को लोन देना है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक पैसे कमाती कैसे है, अगर आपको 8% का पैसा मिला, बैंक लोन देगी 20 या 12% किसी को, तो ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस के बेसिस पे तो बैंक कमाती है ना। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सेविंग रेट और लेंडिंग रेट में, वही जो कमीशन होता है बैंकों का फंक्शनिंग के लिए उतना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे करती है बैंक कि हम कितना रखें कि 8% की मेरा डिपॉजिटर्स भी ऐसा गुस्सा ना हो जाए, मेरा जो बोरोवर है वो भी गुस्सा ना हो जाए। ठीक, तो पॉइंट ये है कि आप सेविंग रेट से कम में तो अपना लोन तो दे नहीं सकते, है ना। अब लेकिन उसके बाद एक और चीज है कि आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकों को। वो बोलती है यार आपको ना अपना जो रिजर्व है उसका 20% तो मेरे पास रखना होगा। मतलब डिफरेंट है ना, डिफरेंट तरीके से CRR में रखना है, SLR में रखना है। तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं उतना। अब 1 लाख उसके पास था, उसमें 80,000 उसके पास एक्चुअली में बचा हुआ है, क्योंकि 20,000 तो उसने रिजर्व में रख दिया है। तो जो 80,000 में ही उसको सारी चीजें करनी है, साथ ही साथ बैंकों का अपना फंक्शनिंग है, कॉस्ट है, वो भी उसको बियर करना है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो उसके पास 80,000 ही है, उसको 1 लाख तो मिला, लेकिन 80,000 ही है मार्केट में उसे बोरो या लेंड करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसको डिपॉजिटर्स को पैसा देना है 8% का, है ना, यानी कि लगभग 8,000 रुपए देना है। और उसको 8,000 रुपए कमाने के लिए 80,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कम से कम 10% का इंटरेस्ट रेट देगा, तभी तो वो 8,000 रुपए कमा पाएगा। लेकिन उस लेंडिंग के पूरे प्रोसेस में बैंक का अपना भी खर्चा होता है, वो सब मेंटेन करके, वो सब सारी चीजें कैलकुलेट करके बैंक क्या करती है, बैंक अपना एक लेंडिंग रेट डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है? हाँ, यही पूरी कहानी है कि बैंक ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में पैसा दे रहा है या किसी को नहीं दे रहा है, बैंक भी कमाते हैं पैसा, ऐसा नहीं है। अब इसी चीज को समझने के लिए कि जब आरबीआई कोई चीज रेगुलेट करती है, जैसे मान लो आरबीआई को लगता है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, बहुत ज्यादा पैसों की कमी है, या फिर बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो एक ऐसा केस मानते हैं जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं इसलिए, लेकिन सप्लाई नहीं है, जिसके चलते चीजों चीजों का दाम बहुत महंगा हो गया है। उस केस में आरबीआई क्या करती है, वो अपना रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा उस केस में क्या होगा, बैंकों को जब आरबीआई से पैसा मतलब ज्यादा मिल रहा है, मतलब कम रेट पे मिल रहा है या हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो वो जो आपके बोरोवर्स हैं उसको भी अल्टीमेटली पैसा बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। इस केस में क्या होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया वो ज्यादा हो गया। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा, आप चीजें मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसा मार्केट में ज्यादा जा नहीं रहा है, और जिसके चलते डिमांड कम होगा और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगा मार्केट में। तो ये जो प्रोसेस बोला मैंने कि आरबीआई ने बोला, आरबीआई ने कुछ चीजें करी तो वो बैंकों ने भी कर दिया, जब बैंकों ने किया तो वो फिर बोरोवर को इम्पैक्ट पड़ गया। ये क्या है, एक ट्रांसमिशन है, ये एक ट्रांसमिशन है। आरबीआई का एक इंटेंशन होगा, उस इंटेंशन को टारगेट करने के लिए उसने चीजें करी होंगी, और वो अगर
बैंक से बोरोवर्स के पास तक जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी, कि आरबीआई ने जो चीज पूछा था वो चीजें हो गई। लेकिन व्हाट इफ आरबीआई ने मान लो कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया, यानी कि आरबीआई ने बोला कि चलो ठीक है, हमने एक काम करते हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने पास रिजर्व और ज्यादा रख सकते हो। उस केस में बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा है तो बैंक को तो फिर सस्ते दाम पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लोन देना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी कि आरबीआई की ट्रांसमिशन उतनी अच्छी नहीं हुई, आरबीआई की पॉलिसी के ट्रांसमिशन मैकेनिज्म उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, यही कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है? हाँ, कि आरबीआई ने बोला कि हम ठीक है आपको रिजर्व कम कर दे रहे हैं, आपकी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो कम कर लीजिए, लेकिन वो अल्टीमेटली दिख नहीं रहा है, उसको मार्केट में दिख नहीं रहा है, कुछ बदलाव हुआ नहीं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम दो चीजों का यहाँ पे कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब नहीं हो सकता है। इसको, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम आरबीआई ने कुछ किया है या नहीं कुछ किया है, देखो चलो समझते हैं। जैसे मान लो आरबीआई जब भी अपना रेपो रेट चेंज करती है तो रिवर्स रेपो रेट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, वो रेपो रेट -0.25% है। आप जैसे ही रेपो रेट चेंज करोगे ऑटोमेटिकली रिवर्स रेपो रेट में -0.25% की गिरावट आ जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि जब किसी भी मनी मार्केट में जब बैंक अपने रेट में चेंजेस करते हैं तो उनके डिपॉजिट रेट्स में भी चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि मनी मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो यानी कि जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इसीलिए तो मनी मार्केट में बढ़ रहा है, और जिसके चलते बैंक को भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर मान लो, कहने का मतलब है कि बॉन्ड बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जब से जैसे ही बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग बोलेंगे क्यों ना हम बॉन्ड पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर ले, और जो बैंक में लोग पैसे जमा करके रखे हैं अब बैंक से पैसा निकाल के बॉन्ड में डालना स्टार्ट कर देंगे। इस केस में बैंकों के पास पैसा नहीं होगा और पूरी बैंक की जो फंक्शनिंग है वो तो इसी बात पर डिपेंड है। तो उस केस में बैंक क्या करेंगे, बोलेंगे एक काम करते हैं, हम आपको डिपॉजिट जो दे रहे हैं ना, जिस रेट पे डिपॉजिट करवा रहे हैं उसको बढ़ा देते हैं। हो गया यहाँ पे, यानी कि जब मनी मार्केट में यानी कि बॉन्ड का रेट इंक्रीज करेगा, बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, उस केस में बैंक भी कंपटीशन फेस करेंगे और उस कंपटीशन के चक्कर में वो भी अपने डिपॉजिटर्स को बोलेंगे भैया आप कहीं मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इंटरेस्ट रेट और बढ़ा के दे दूंगा। यही है ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म। लेकिन इसके बहुत सारे सिनेरियो है। अगर मनी मार्केट अच्छा काम कर रहे हैं तो हाँ, आपकी जो ट्रांसमिशन है वो अच्छी होगी, मनी मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा, ट्रांसमिशन अच्छी नहीं होगी। अब ट्रांसमिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आरबीआई अगर ऐसी चीजें कर रही है तो वो लास्ट माइल तक जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को टारगेट करना आपका लक्ष्य है, अल्टीमेटली आपका ग्रोथ को टारगेट करना लक्ष्य है। तो इसको टारगेट करने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड जो है, यानी कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको टारगेट करना पड़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड को टारगेट करने के लिए आपको मनी को टारगेट करना पड़ेगा। और मनी कहाँ है, तो बोरोवर्स के पास है। मनी कहाँ है, डिपॉजिटर्स के पास है। वो किसको, उनके पास पैसा कहाँ से है, बैंकों ने दिया है। तो अल्टीमेटली बैंक को रेगुलेट करना जरूरी है। अल्टीमेटली बैंकों को कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, आरबीआई इज दी सोल अथॉरिटी जो सारी चीजें रेगुलेट करेंगे। अगर वो ढंग से नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड आपका रेगुलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत ही जरूरी है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम आता है कि यार हम कैसे समझे कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, मान लो कि आपने सेविंग रेट बहुत कम कर दिया, मतलब 3% कर दिया, और आपने लोन दे दिया 9%, क्योंकि आपको यहाँ पे आप कमीशन भी कमाना है। उस केस में वाई एनीवन विल बी इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग देयर लाइक मनी इन योर बैंक। आप 3% दे रहे हो, बॉन्ड मार्केट में मुझे 5% का मिल जा रहा है। उस केस में बैंक के पास ये कंफ्यूजन है, एक प्रॉब्लम है। अब अगर आप मान लो कि आपने बोला कि चलो ठीक है हम 3% नहीं आपको 7% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, भाई 7% आप अगर डिपॉजिट पे पैसा दोगे, इंटरेस्ट रेट दोगे, तो आपको फिर लोन महंगा करना पड़ेगा 13%, क्योंकि आपको यू नीड टू अर्न मनी सो दैट यू कैन लाइक अपनी चीजें भी फाइनेंस कर पाओ, सैलरी दे पाओ, ऑपरेशनल कॉस्ट जो आप भी वो कर पाओ। उस केस में ये बोरोविंग लोन महंगा हो जाएगा। जब ये लोन महंगा हो जाएगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। होम लोन के लिए आपको घर नहीं चाहिए। मतलब अब एक ना चीज मैं बताता हूँ, जैसे होम लोन भारत में क्या है। होम लोन भारत में पता नहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत महंगा है, लगभग 14% 15% के इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलता है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपने अपने घर को गिरवी पे रखा है, अगर आपने घर को अपने मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, उस केस में हर इंसान चाहता है ना कि अपने घर वाली जो चीज है ना उसको, मतलब वो किसी भी एंगल से कितना भी कोशिश कर लेगा, वो ना चाहेगा कि घर अपना वो बैंकरप्सी की कगार पे ना पहुंचे। मतलब होम लोन में बहुत कम चांसेस है बैंकरप्सी का या फिर डिफॉल्ट का। उसके बाद जब यहाँ पे डिफॉल्ट कम है, जब यहाँ पे रिस्क कम है, फिर भी पता नहीं भारत में क्या एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो एक तो अलग चीज है, ये अलग बात है, बट
आई थॉट कि क्यों ना बता दूं मैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हो गई कि ट्रांसमिशन का मतलब हमें समझ में आ गया। ट्रांसमिशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है ना। अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल है, इस पूरे ट्रांसमिशन को अच्छे से कराने में फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफर कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, वो होती है बॉन्ड मार्केट के थ्रू और बैंक के लोन के मार्केट के थ्रू। अभी मैंने दिखाया कि बॉन्ड का अगर प्राइस कम हो रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट, सॉरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो बैंक को कंपटीशन मिलता है और उस केस में बैंक भी बोलते हैं हम भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है कि यही सारी चीजें क्या होती हैं, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आप यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड नॉट टू स्पेंड अ लॉट, है ना। अगर बहुत कम इन्फ्लेशन है या फिर तो उस केस में भी आप चाहते हो कि मतलब डिसीजन लेते हो कि यार नहीं अभी हम नहीं खरीद सकते। अगर बैंक रेट महंगा है तो अगेन आप चाहोगे कि इन्वेस्टमेंट ना करो। लेकिन अगर आप डिपोजिशन रेट ज्यादा है, डिपॉजिट रेट ज्यादा है तो आप बैंक को सेव करना चाहोगे पैसा को बैंक में, है ना। तो पूरे मनी मार्केट ही के मतलब पूरे पूरे मनी मार्केट के थ्रू यू कैन से कि यस इट इज इंपॉर्टेंट, जिसके चलते पूरा आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन है वो हो पाता है। अब पूरे इस पिक्चर को समझने के लिए या फिर हमने तो समझ लिया कि ट्रांसमिशन जरूरी है, ये जरूरी है, लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रेट कैसे डिसाइड करें, किस रेट पे लोन दिया करें। तो एक बेस रेट लॉन्च किया गया 2002 जुलाई में, जहां पे हमने बेसिकली क्या बोला कि इस मतलब रेट के नीचे एटलीस्ट ये बिलो है, मतलब इससे कम रेट पे आप किसी भी बैंक को या किसी भी इंसान को लोन नहीं दे सकते। आपने बेस रेट कैलकुलेट कर लिया। अभी बेस रेट कैलकुलेट कौन करता है, ये आरबीआई बोलती है कि हम आपको कुछ गाइडलाइन देते हैं, आप इस गाइडलाइन के बेसिस पे अपनी बेस रेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। बेस रेट क्या है, बेस रेट वो रेट है जिसके बिलो आप लोन नहीं दे सकते। और हर बैंक की अपनी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट है, हर बैंक के स्टाफ की स्ट्रेंथ अलग है, हर बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, तो दे हैव देयर ओन ऑपरेशनल कॉस्ट, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है। तो बेस रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या चीजें बोली, हमने बोला आपका एवरेज कॉस्ट क्या है। जैसे मान लो आपने 1-2 महीने पहले किसी इंसान को डिपॉजिट कराया पैसा बैंक में, आपने उसे बोला 5% इंटरेस्ट देंगे। किसी इंसान को बोला आपने 6% इंटरेस्ट देंगे सेकेंड मंथ में, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला कि आप 7% इंटरेस्ट, सॉरी मान के चलो कि 5% इंटरेस्ट दोगे, है ना। तो इस केस में आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितना आ गया, 5-5-10 से बोला, यानी कि लगभग चलो 5 ही मान लेते हैं, 5-10, एक काम करते हैं इसको, इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। अब आपका जो टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आ गया वो आ गया लगभग 6% आ गया। तो इस 6% के बेसिस पे भी आप कैलकुलेट करोगे जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आएगा, जो आपने लास्ट मंथ्स में जिस रेट पे आपने डिपॉजिट कराया है। उसके बाद आपका सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है। मान लो अगर आपको 1 लाख मिला है तो इसमें तो 80,000 आपके पास बचे हुए हैं, तो यानी कि 20,000 तो है ही नहीं, तो आपको इस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। आपकी बैंक की सैलरी कितनी जा रही है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब देखना है। और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी देखना है। इन सब के बेसिस पे यू नीड टू कैलकुलेट द बेस रेट, ठीक है। तो अब इसके बाद 2016 अप्रैल 1 में आरबीआई ने एक नई मेथोडोलॉजी को यूज करा, एक नया तरीका, किस चीज को, बेस रेट को कैलकुलेट करने के लिए। हमने यहां तो एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे बोला था कि कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन अब हमने बोला है कि नहीं, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। क्यों, अभी मैं बताऊंगा क्या इसका दिक्कत था। जब इस बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो अपने लोन, अपने इंटरेस्ट रेट को, तो इससे प्रॉब्लम क्या आता है देखेंगे। लेकिन 2016 से आरबीआई ने बोला इस एवरेज की जगह पे आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यूज करना है। यानी कि अगर अब ये देखना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोन दोगे, जैसे अभी मैं समझा ही देता हूं 1 मिनट। जैसे एमसीएलआर जो है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ये इसमें 4 पैरामीटर है। एक आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है, दूसरा वही सीआरआर को मेंटेन करने के लिए कितना आपको लग रहा है, तीसरा कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, और चौथा जो है टेनोर प्रीमियम। इसका मतलब होता है कि आपने कितने टाइम के लिए लोन दिया। अगर बहुत कम टाइम के लिए लोन दिया है तो यू कैन लाइक इंक्रीज, मतलब थोड़ा कम कर सकते हो अपना जो प्रॉफिट है। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम के लिए देना है तो फिर आपको अपना वहां चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। चलो समझते हैं कि मार्जिनल और एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो मार्जिनल का मतलब, एवरेज का समझते हैं। एक बैंक है जिसने जनवरी 2017 में 1 लाख का डिपॉजिट कराया 9% इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि एक इंसान को 9% का वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक इस 1 लाख रुपए में। फिर 1 साल के बाद उसने बोला कि हम आपको 8% देंगे, कुछ भी मार्केट सिचुएशन हुआ होगा ऐसा। 2019 में हमने बोला कि आपको हम 1 लाख रुपए देंगे 7% के इंटरेस्ट रेट पे।
तो अब आपका डिपॉजिट रेट का एवरेज कितना हो गया, 7, 8, 15 एंड 9, 24 यानी कि 8%, सॉरी कितना हो गया, हाँ 8% हो गया। आपका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 8% के आसपास है, 716, हाँ ठीक है 8% आपका एवरेज निकल रहा है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने समझा दिया कि आरबीआई का जो रेट था वो जनवरी 2019 में 6% था, अब फिर 9% हुआ, फिर 8% हुआ, फिर 7% इंटरेस्ट रेट हुआ, राइट। अब एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है बैंकों का, वो 8% है, लेकिन जो बैंक का लेंडिंग रेट है वो कितना 9.5% था। जैसे यहाँ पे अगर देखो आप, ये तो हमने डिपॉजिट निकाला था और हमने फिर ये बोला कि बैंकों का जो लोन है वो है 9.5%, यानी कि आप पैसा दे रहे हो 9.5% इंटरेस्ट रेट पे और पैसा जमा करवा रहे हो 8% एवरेज रेट पे। अगर आरबीआई ने अब मान लो कि इसको माने कि यार हम ना रेपो रेट कम कर देते हैं 5.5% के हिसाब से, जैसे यहाँ पे आरबीआई जो है वो लोन दे रही थी 9%, 8%, 7%, कब, जब आरबीआई का रेपो रेट 6% था, ठीक है, आरबीआई का रेट 6% था रेपो रेट। लेकिन 2019 के फैब मंथ में जब आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम करी, जिसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव होगा, वो इस ऑब्जेक्टिव से करी होगी कि यार अभी ना मार्केट में उतना डिमांड नहीं है, इसको डिमांड को बूस्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा रेट कम कर देते हैं। अब यानी कि अभी ये ट्रांसमिट होनी चाहिए थी। ट्रांसमिट कैसे होनी चाहिए थी, जब आरबीआई ने रेपो रेट कम करा तो अल्टीमेटली बैंक के पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि वो लोन भी सस्ते दाम पे देंगे। क्या ऐसा हुआ, देख लेते हैं। अब यहां पे देखते हैं, इस पिक्चर में देख लेते हैं, हाँ, कि जब आरबीआई ने 5.5% रेट कम करा, लेकिन जो बैंक हैं वो एक बात तो देखिए कि 8% डिपॉजिट रेट ही दे रहे हैं ना, एवरेज पे भी देखें, अगर ऑन एवरेज निकाला जाए, जब हमने एवरेज पे कैलकुलेट करा था तो वो 8% ही डिपॉजिट रेट दे रहे थे, मतलब उसमें लोन दे रहे थे। तो अल्टीमेटली बैंक का एवरेज के बेसिस पे तो कोई खर्च कम नहीं हुआ डिपॉजिट रेट पे, जो परसेंटेज पैसा दे रहे हैं, नहीं हुआ ना। इसलिए बैंक जनरली क्या करते हैं, अपने लेंडिंग रेट को कम नहीं कर पाते थे। क्यों, ऑल्दो आरबीआई ने 6.5 से 5.5 रेपो रेट तो किया, लेकिन बैंकों का जो एवरेज खर्च है वो तो 8% ही है डिपॉजिट रेट पे, हमने निकाला भी था। वो उस मंथ में भले ही 6.5% निकल जाए डिपॉजिट रेट, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है, क्योंकि आपने एवरेज के बेसिस पे बोला था, वो 8% ही आ रहा है। तो इसलिए उनके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, वो लेवरेज है ही नहीं कि वो बैंक अपने लेंडिंग रेट को कम कर पाए। इसी चीज को टारगेट करने के लिए हमने बोला अब ये जो एवरेज बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि 8% आ रहा है, ये मत करो। हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि हम आपको मार्जिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि नेक्स्ट मंथ 7% दिया आपने इंटरेस्ट रेट, एक मंथ था फैब, फिर मार्च में आपने दिया 8% इंटरेस्ट रेट, तो हम इसका एवरेज नहीं निकालेंगे। एवरेज निकलेगा कितना निकल जाएगा, एवरेज तो आपका 7.8 एंड 15, 15.2 निकल जाएगा, 15.2, 8 एंड 15, सॉरी 7.5 ऐसे निकलेगा, 7.5 निकलेगा आपका एवरेज। लेकिन मार्जिनल क्या हो जाएगा, इट्स मार्जिन में आपका 1% ग्रोथ हुआ है ना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या आ रहा है, यानी कि वो रेट जिस पे उनको नया डिपॉजिट मिल रहा है। नए वाले केस में वो रेट क्या था, 6.5%। जैसे आपने 2019 में देखा हुआ 6.5% के रेट पे उनको डिपॉजिट मिल रहा था, यानी कि उनको डिपॉजिट कराना था। हम अब 987 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 7 रेट पे आपको मिल रहा है ना, 7 लगाइए। हम देखेंगे 8% पे मिल रहा है ना, 8% लगाइए आप कैलकुलेशन में। 9% लग रहा है, 9% लगाइए, आपको पीछे वाला 3 कैलकुलेट नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट व्हाट यू आर गेटिंग नाउ, है ना, ये इसने बोला। इसके बेसिस पे इनके कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। तो अब जो है हर बैंक अपना जो MCLR होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग होता है, वो कैलकुलेट क्या करते हैं, वो डिपॉजिट्स कितना है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है ना, रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है, और कितने टाइम के लिए वो लोन दे रहे, इस बात मतलब इन सारी चीजों पे उनका डिपेंड होता है। और साथ ही साथ आरबीआई ने बोल दिया है कि अब हर बैंकों के लिए मैंडेटरी है कि अपना जो भी रेट है, जो भी लोन आप देते हो, रिटेल लोन या पर्सनल लोन, उन सबको आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ कैलकुलेट करना है। अब ये एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब क्या है, जैसे ये जो आपने देखा ना MCLR, ये तो बैंक अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनका क्या लोन परसेंटेज होना चाहिए, कितना लोन देना चाहिए। तो ये एक इंटरनल बेंचमार्क है।
वो हर बैंकों के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे बैंक क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि वो इंटरनल बेंचमार्क को कम रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा बहुत ही कम डिपॉजिट रेट दिया, डिपॉजिट पे पैसा दिया, तो उस केस में उनके डिपॉजिटर्स चले जाएंगे और अल्टीमेटली उनके पास एक ऑडियंस होगा ही नहीं। तो खैर वो अपना अपना उनका डिसीजन होता है। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई ने इस ट्रांसमिशन को और अच्छा करने के लिए बैंकों को बोला है कि अपना इंटरनल बेंचमार्क तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ एक एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा, जिससे क्या होगा, अगर वो एक्सटर्नल बेंचमार्क चेंज हुआ तो ये टोटली चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि बैंक है, इनका अपना एक इंटरनल बेंचमार्क है और प्लस एक एक्सटर्नल बेंचमार्क है। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क पे बैंकों का कंट्रोल तो है नहीं। अब जैसे ही एक्सटर्नल बेंचमार्क चेंज होगा, अल्टीमेटली ये पूरा बी वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि आप जो चाहते थे वो तुरंत हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन अच्छे से हो जाएगा। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क में क्या चीज आ सकती है, वो कुछ भी आ सकता है, वो आपका रेपो रेट भी हो सकता है ना, वो आपका बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज का भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने अपने लोन के रेट को लिंक कर दिया एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ, वो हो गया उनका रेपो रेट, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क है। और इन्होंने 3% जो निकाला है कि हम 3% और बढ़ाएंगे, वो उनका अपना कैलकुलेशन होगा इंटरनल बेंचमार्क के बेसिस पे, एमसीएलआर के बेसिस पे। एमसीएलआर के अंदर आपको पता ही क्या क्या चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, टेनर प्रीमियम, उनका रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या था, ये सारी चीजें आती है। एजुकेशन लोन के लिए उन्होंने अपना 4% निकाल दिया, और रेपो रेट ये एक्सटर्नल बेंचमार्क है। तो जैसे ही अगर आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगी, उस केस में रेपो रेट प्लस 3% यानी कि होम लोन में तुरंत चेंज आएगा। इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन इफेक्टिवली होना, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसमिशन चीजें हो जाएंगी। अब ये जो 3% हमने बोला, 3% प्लस रेपो रेट, ये 3% बैंकों पर डिपेंड करता है, वो कितना लेना चाहते हैं, कितना अपना रखना चाहते हैं, वो उनका इंटरनल बेंचमार्क का कैलकुलेशन है, उसमें हमारी कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। चलो, अब बैंक ने ये सारी चीजें जो है ना, आरबीआई ने ये बैंकों का मैंडेट किया है, ये एनबीएफसी के लिए मैंडेट नहीं है। उन्हें जो देना है दीजिए भाई, हम आपको उतना रेगुलेट नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए इतना मैंडेट है, या उनके लिए मैंडेटरी है, ओके। तो दिस इज लाइक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।